धरती हमें एक यादगार सफर पर ले जा रही है, वो भी ऐसे तरीकों से जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। धरती बहुत डायनेमिक है। ये अपनी एक्सिस पर घूम रही है, साथ ही साथ सूरज का चक्कर भी काट रही है। ये गैलेक्सी का भी चक्कर लगा रही है। हर वक्त कुछ न कुछ चलता रहता है। ऐसा लगता है मानो ये किसी मैरी गो राउंड पर वॉल्ट्स कर रही है जो किसी हाई स्पीड ट्रेन पर लगा है। अब हम अपने इस प्लैनेट के इस सफर के सीक्रेट जान रहे हैं, और ये भी कि इस सफर का हम पर क्या असर हो रहा है। हम जहाँ देखते हैं इस मोशन के सबूत सब जगह नजर आते हैं, न सिर्फ आसमान में मौजूद ऑब्जेक्ट के मोशन में, बल्कि जमीन और समुद्र में भी। पृथ्वी पर जीवन वैसा नहीं होता अगर हम स्पेस में इस ड्रामेटिक एनवायरनमेंट में नहीं होते। पर ये राइड खतरनाक हो सकती है। ये धरती को डीप फ्रीज की तरफ ले जा रही है, हमें सुपरनोवा के रास्ते पर ले जा रही है। ये धरती और हमारी पूरी गैलेक्सी को अनजान राहों पर ले जा रही है। गैलेक्सी स्पेस में सफर कर रही है, वो कहाँ जा रही है? क्या ये वाकई एक कॉस्मिक मिस्ट्री है? तो तैयार हो जाइए धरती की कॉस्मिक जर्नी देखने के लिए। विज्ञान शो पेश करता है अर्थ्स डेथली ऑर्बिट। हम धरती के मुसाफिर हैं और हमारा होम प्लैनेट कॉस्मोस में सफर कर रहा है। हमें सब कुछ शांत नजर आ रहा है। लगता है जो दिख रहा है वही सच है। आपके रोजमर्रा के एक्सपीरियंस से बिल्कुल विपरीत सच ये है कि पृथ्वी कई तरह से स्पेस से जोरदार स्पीड से चल रही है। यहाँ तक कि रात के आसमान में तारों का मोशन इस बात का सबूत है कि पृथ्वी रुकी हुई नहीं है। धरती हर पल घूम रही है, और इस बात का सबूत ये है कि हमारे यहाँ दिन और रात होते हैं। भले हम इसके बारे में ना सोचें, पर हमारी जिंदगी धरती के सफर के मुताबिक ढल चुकी है, और धरती स्पेस में घूम रही है। हमारे लिए सबसे बेसिक है दिन और रात का साइकिल, जो 24 घंटों का है। पृथ्वी पर सारा जीवन डे और नाइट के साइकिल के साथ इवॉल्व हुआ है, और ये पृथ्वी के हर ऑर्गेनिज्म में समाया हुआ है। जीवन धरती के स्पिनिंग मोशन के मुताबिक विकसित हुआ है, पर समुद्र में कोरल्स चीजों को एक कदम आगे ले जा रहे हैं। वो धरती के हर टर्न का रिकॉर्ड रख रहे हैं। उनका एक डेली साइकिल होता है जिससे एक डिपॉजिट बनता है, बिल्कुल पेड़ों की रिंग की तरह, जो साल में एक बार बनते हैं, पर ये डिपॉजिट रोज होता है। अगर आप किसी पेड़ की रिंग को देखें तो गिन सकते हैं कि वो कितने सालों से खड़ा हुआ है। कोरल्स रिकॉर्ड साल में एक बार नहीं बल्कि रोज बनते हैं, दिन और रात के साइकिल में। ये कोरल के छोटे छोटे ग्रोथ बैंड्स में रिकॉर्ड हो जाते हैं। कोरल के ग्रोथ बैंड्स को काउंट करके हम साल के दिनों की गिनती कर सकते हैं, पर जब हम एंशिएंट फॉसिलाइज्ड कोरल देखते हैं तो हमें एक बड़ी अजीब सी बात नजर आती है। हम कोरल के फॉसिल्स को देख सकते हैं जो सैकड़ों अरबों साल पुराने हैं। जब हम उन्हें देखते हैं तो पाते हैं कि तब साल 365 दिन का नहीं होता था, बल्कि 420 दिन का होता था। साल कितना लंबा होगा, ये धरती के सूरज का एक चक्कर लगाने के समय से तय होता है। लाखों सालों पहले भी धरती को सूरज का चक्कर लगाने में उतना ही समय लगता था जितना आज लगता है। तो फिर साल 420 दिन का कैसे हो गया? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के घूमने का रेट 24 घंटे है, पर ऐसा हमेशा से नहीं था। जब एंशिएंट कोरल्स जिंदा थे तो धरती पर एक साल में 420 दिन होते थे। इसका मतलब एक दिन 21 घंटे लंबा था।
ये कैसे मुमकिन था? इसे जानने के लिए हमें धरती की कॉस्मिक जर्नी की शुरुआत तक जाना होगा। चार 4.6 अरब साल पहले धरती एक खतरनाक रास्ते पर सफर करती थी, अफरा तफरी और तबाही से भरे सोलर सिस्टम में। अक्सर टकराव हो जाते थे। एक विशाल टकराव ने धरती के घूमने को तेजी से बढ़ा दिया। और तब बना चंद्रमा यानी मून। पृथ्वी का रोटेशन हमेशा से मून से भी जुड़ा रहा है और अरबों साल पहले बहुत ही नाटकीय तरीके से मून बना, जब एक और प्लैनेट जिसे हम थिया के नाम से पुकारते हैं पृथ्वी से आकर टकराया। और उस टकराव के बाद पृथ्वी के चारों तरफ भाप बनी चट्टानों का बहुत ही गर्म डोनट जैसा बना, जिसे हम सिनेस्टिया कहते हैं। चट्टानों का ये डोनट 16,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूम रहा था। ये सैकड़ों सालों तक स्पेस में घूमता चला गया। धीरे धीरे भाप बनी चट्टानों का ये बादल ठंडा होने लगा और फिर बना मून, जो पिघली हुई और तेजी से घूम रही धरती की ऑर्बिट में बना था। अगर हम आइस स्केटर एनालॉजी का इस्तेमाल करें तो वो ऑब्जेक्ट जो बड़ा है वो थोड़ा धीरे घूमेगा, और जब ये सिकुड़ता है तो ये तेजी से घूमता है ताकि उसका एंगुलर मोमेंटम बना रहे। तो जब गर्म चट्टानों की भाप ठंडी हुई तो वो पृथ्वी पर उसकी बारिश हुई और वो और तेजी से घूमती चली गई। हम उस समय में लौट रहे हैं जब मून बना था, और तब पृथ्वी का दिन 2.5 घंटे कम हुआ करता था। शुरुआती सोलर सिस्टम में धरती अपने रास्ते पर चलती रही। वो ठंडी हुई और इसकी सतह जमकर ठोस बन गई, पर हलचल अभी थमी नहीं थी। सोलर सिस्टम की शुरुआत में इस युवा धरती पर बहुत सारे धमाके होते थे, और जब ये चट्टानें धरती से आकर टकराती थी तो सीधे नहीं टकराती थी, वो एक एंगल पर आकर टकराती थी। हर टक्कर के साथ धरती की घूमने की रफ्तार और थोड़ी बढ़ जाती है। ये जो बढ़ा हुआ स्पिन है ये मेरी गो राउंड जैसा है। आप इमेजिन कर सकते हैं हर बच्चा मेरी गो राउंड को पुश करके उस पर बैठते ही स्पिन बढ़ जाता है। धरती अपना सफर तय करती रही। एस्ट्रॉइड के टकराने से युवा धरती आज की तुलना में 12 गुना तेजी से घूम रही थी। धरती के घूमने की स्पीड का बड़ा गहरा असर जीवन पर पड़ता है। धरती के घूमने की स्पीड का हमारे मौसम पर बहुत ही गहरा असर होता है। जब दिन छोटा होगा तो एक इफेक्ट जो धरती पर नजर आएगा वो ये होगा कि तूफान तेजी से बढ़ जाएगा। ये फिनोमेना आज भी जारी है, जिसने इन ताकतवर एंशिएंट स्टॉर्म्स को शुरू किया था। हम इसे कोरियोलिस इफेक्ट कहते हैं। पृथ्वी के स्पिन ने पृथ्वी के एटमॉस्फेयर और ओशंस में एक फिनोमेना शुरू किया। इससे सर्कुलेशन का एक पैटर्न बनता है, जिसका सूरज की हीट एनर्जी के साथ एक कॉम्बिनेशन बनता है। पृथ्वी पर घूमना और साथ ही में सोलर हीटिंग, खासतौर पर क्रेटर पर, इससे हवा ऊपर उठती है और इसके अलावा साइड में भी जाती है और इस तरह स्पिन होता है। जब धरती सूरज का चक्कर लगाते हुए घूमती है तो इस रोटेशन से ग्लोबल विंड पैटर्न्स तैयार होते हैं। पर शुरुआती धरती पर हवा आज से कहीं ज्यादा खतरनाक हो जाती थी। धरती के एनवायरनमेंट पर क्या असर पड़ा होगा ये दूसरे प्लैनेट को देखकर समझा जा सकता है। जुपिटर बहुत ही तेजी से घूम रहा है और इस वजह से तूफान आता है। हमने देखा कि वहाँ एटमॉस्फेयर में बहुत जबरदस्त मोशन है और बहुत ही भयानक साइक्लोनिक स्टॉर्म आते हैं।
सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर है ग्रेट रेड स्पॉट। इस तूफान की चौड़ाई धरती से दोगुनी है और इसमें हवाओं की रफ्तार करीब 650 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। जुपिटर पर वाकई बहुत भयानक तूफान आते हैं, बड़े साइज वाले, बहुत ताकतवर और शायद बहुत तबाही मचाने वाले। इससे हम समझ सकते हैं जब धरती तेज स्पीड में घूम रही होगी तो यहाँ किस तरह के तूफान आते रहे होंगे। युवा धरती का सफर जारी था और उसके रोटेशन से पूरी धरती पर खौफनाक तूफान आ रहे थे। तेज स्पिन किसी भी जीवन के लिए तबाही वाला हो सकता था। ये तूफान इतने बड़े थे कि जीवन का कोई चांस ही नहीं था। शुक्र है कि इंसानों के आने के समय धरती का एक साथी था, मून, जिसने धरती के स्पिन को कम करने में मदद की। इसके बाद इन दोनों का एक शानदार ग्रेविटेशनल डांस हुआ। जब वो स्पिन कर रहे थे तो एक दूसरे से इंटरैक्ट भी कर रहे थे। मून की ग्रेविटी ने धरती के समुद्रों को खींचा और बहुत ऊंचे टाइड आए। स्पिन के दौरान इन विशाल टाइड में मटेरियल अंदर और बाहर हो रहा था। इससे फ्रिक्शन पैदा हो रहा था और इसी ने उनके घूमने को धीमा कर दिया। टाइड्स ने जिंदगी को भी रचा। विशाल टाइड्स ने पहली बार धरती के न्यूट्रिएंट्स को समुद्र में ला दिया। इस तरह एक प्राइमोर्डियल सूप तैयार हुआ और जीवन के अंकुर फूटे। धरती का स्पिन अब धीमा होता चला गया और पूरी धरती पर जीवन फलता फूलता चला गया। लेकिन धरती का स्पिन हमारे कॉस्मिक सफर का एक हिस्सा भर है। यूनिवर्स में हमारा एनवायरनमेंट कितना पेचीदा है, ये बहुत ही हैरत की बात है। बहुत सारी चीजें हैं जिनका पृथ्वी की ऑर्बिट पर असर पड़ता है, जैसे पृथ्वी की टिल्ट। धरती के स्पेस में सफर के सबूत पूरी दुनिया में छिपे पड़े हैं। क्या धरती का ये तूफानी सफर ये समझा सकता है कि आज धरती की जो सबसे सूखी जगह है वहां कभी जोरदार बारिश होती थी? सहारा रेगिस्तान, सूखा, धूल से भरा और वीरान। लेकिन इस रेगिस्तानी गुफा की गहराई में ऐसे सबूत छिपे हैं जो बताते हैं कि हजारों साल पहले सहारा एक हरा भरा स्वर्ग था। आर्कियोलॉजिस्ट्स को यहाँ मिली हैं रॉक आर्ट, जिनमें साफ नजर आता है कि इंसान और जानवर झीलों में तैर रहे हैं। और सैटेलाइट इमेजेस देखकर हम प्राचीन नदी घाटियों की आउटलाइंस को भी ट्रेस कर सकते हैं। धरती के तेज रोटेशन का असर प्राचीन मौसमों के पैटर्न पर पड़ा था। क्या किसी और मोशन ने रेगिस्तान के क्लाइमेट को बदला होगा? इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें चलना होगा 4.6 अरब साल पहले, जब सोलर सिस्टम के शुरुआती दिन थे और यहां प्लैनेट की जोरदार गोलाबारी चल रही थी। और धरती हल्के से टिल्ट के साथ सोलर सिस्टम में घूम रही थी। मून के बनने से पहले धरती का टिल्ट उतना बड़ा नहीं था, पर उस टकराव की वजह से धरती का टिल्ट करीब 80 डिग्री तक पहुंच गया। इस टिल्ट के बाद भी धरती का सफर जारी रहा, पर मून की ग्रेविटी ने हमें ऊपर खींचा, पर पूरी तरह नहीं। चंद्रमा पृथ्वी के इक्वेटोरियल प्लेन पर नहीं है, ये इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर है और इसने पृथ्वी की एक्सिस को 23.5 डिग्री पर झुका दिया है। अगर हमारा ये टिल्ट करीब 23 डिग्री नहीं होता तो धरती में मौसम नहीं होते और मौसम की वजह से बहुत सारी फसलें नहीं उगती, ग्रोथ नहीं होती,
जिसकी वजह से हम इस दुनिया में बच पाए हैं। पर प्राचीन काल में सहारा के हरे भरे होने को मौसमों के बदलने से नहीं समझाया जा सकता। एक और प्लैनेटरी मोशन का इस पर असर पड़ा होगा। इसका सबूत आसमान में मिला है। नॉर्थ स्टार या ध्रुव तारा। इस वक्त धरती की एक्सिस आसमान में एक स्टार की तरफ पॉइंटेड है, जिसे नॉर्थ स्टार या पोलरिस कहते हैं। हमने इसका नाम इसी बेस पर रखा है कि धरती का नॉर्थ पोल आसमान की तरफ इशारा करता है। लेकिन पोलरिस हमेशा से नॉर्थ स्टार नहीं था। 5000 साल पहले वो एकदम अलग स्टार था। वो थ्रूबन था, जो एक अलग कॉन्स्टेलेशन ड्रैको में था। कुछ समय बाद भविष्य में वो वेगा में चला जाएगा। इस कॉन्स्टेलेशन का सबसे चमकीला तारा है लायरा। तो असल में नॉर्थ स्टार बदल जाता है क्योंकि आसमान में नॉर्थ पोल की पोजीशन भी बदल जाती है। पोल स्टार में बदलाव इस बात का सबूत है कि धरती स्पेस में हिल-डुल रही है। इस प्रोसेस को प्रेसेशन कहते हैं। इसका असर स्पिनिंग टॉप्स पर भी पड़ता है। अगर आप एक टॉप लेते हैं और उसे तेजी से स्पिन कर देते हैं, फिर उसे पोक करते हैं, तो उसके रोटेशन की एक्सिस इस तरह से स्पिन होगी और ये उस ऑब्जेक्ट के असली स्पिन से धीमा होगा। यही है प्रेसेशन एक्सिस का जो सर्कल बन रहा है। वो धरती के साथ भी यही होता है। एक कॉस्मिक पोक की वजह से धरती स्पेस में लड़खड़ा रही है। पर वो कौन सी चीज है जिसने धरती को हिलाया होगा? एक बार फिर ये ग्रेविटी का ही कमाल है। और ऐसा मून और सन के साथ धरती के ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन से होता है। ये वो फोर्स है जो घूमती हुई धरती को हिला देती है और इस वजह से धरती की अपनी एक्सिस में स्पिन में प्रेसेशन आ जाता है। इसका एक सर्कल पूरा करने में करीब 20,000 साल लग जाते हैं। धरती सूरज के चारों तरफ अपना सफर पूरा कर रही है और इस बबलिंग मोशन से धरती के क्लाइमेट में नाटकीय बदलाव आता है। जब धरती का नॉर्थ पोल सूरज की तरफ झुका होता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की समर बहुत गर्म होती है और इनका सहारा पर अनसोचा असर पड़ता है। पता चला कि एक समय ऐसा आता है जब सहारा रेगिस्तान में ज्यादा कड़ी धूप रहती है। इससे क्लाइमेट गर्म हो जाता है और समुद्र से हवाएं आती हैं। इसे मॉनसून इफेक्ट कहते हैं और इसी के कारण सहारा में बारिश होती है, जबकि ज्यादातर वो सूखा रहता है। नम और सूखे क्लाइमेट्स की साइकिल करीब 20,000 सालों की होती है। सहारा में हम यही देखते हैं। जब बहुत बढ़िया मॉनसून होता है तो सहारा में बहुत पानी होता है और ये हरा भरा हो जाता है। 10,000 साल पहले जब धरती स्पेस में लड़खड़ा रही थी तो मॉनसून आया और रेगिस्तान हरा भरा हो गया। इंसान इस नए हरे भरे सहारा में रहने चले आए और उन्होंने गुफाओं में वो पेंटिंग्स बनाई जो हम आज देखते हैं। पर वो पहली बार नहीं था जब इंसानों ने सहारा को हरा भरा देखा था। सूखा सहारा हमारे उन पुरखों के लिए एक बहुत बड़ी अड़चन थी जो अफ्रीका से बाहर जाना चाहते थे। और इस तरह के एक साइकिल के दौरान जब सहारा हरा भरा था तब उन्हें वो गलियारा मिल गया जिससे इंसान बाहर निकला और दूर दूर तक फैल गया। धरती के स्पेस में लड़खड़ाने के इस मोशन ने सहारा को बदल दिया और मानव जाति के भविष्य को भी। पर यूनिवर्स में धरती के सफर पर दूसरी कॉस्मिक फोर्सेस भी असर डाल रही हैं। सूरज के चारों तरफ पृथ्वी की ऑर्बिट बहुत ही ठोस नजर आती है। हम जानते हैं ये कैसे काम करती है, पर यूनिवर्स में हर चीज ग्रेविटी के एक नाजुक डांस की तरह है। हल्के से असर से सब कुछ बदल सकता है। धरती स्पेस में लड़खड़ा रही है। दूसरी दुनियाएं इसके रास्ते पर असर डालती हैं। क्या कोई दादागिरी वाला प्लैनेट धक्का मारकर धरती के क्लाइमेट को एक्सट्रीम पर ला सकता है? धरती कॉस्मोस में ऊबड़ खाबड़ सफर कर रही है और इस सफर के सुराग हमारे अपने ही बैकयार्ड में छिपे हुए हैं। न्यूयॉर्क में बिल्डिंग्स और ट्रैफिक के बीच हमें मिलते हैं मोरेन्स।
यानी सूखते ग्लेशियर से बची हुई चट्टानें। अठारह 18,000 साल पहले मैनहट्टन पर जमी थी किसी स्काईस्क्रेपर से भी ज्यादा ऊंची बर्फ की चादर। धरती के इतिहास में बार बार आइस एज आती रही है और धरती डीप फ्रीज में जाती रही है। करोड़ों साल पहले पृथ्वी के इतिहास में एक समय ऐसा था जब पृथ्वी बर्फ का गोला थी। इस पर बहुत ज्यादा ग्लेशियर्स थे, जिसे एक्सट्रीम आइस एज कहा जा सकता है, जिसमें शायद पृथ्वी की पूरी सतह बर्फ से ढकी हुई थी। इसकी वजह थी सूरज के चारों तरफ धरती का ऑर्बिटल डांस। हम ये मानते हैं कि हम पृथ्वी पर बिना हिले डुले बैठे हुए हैं। यह बड़ा आरामदायक भी है, पर पृथ्वी सूरज के चारों तरफ करीब 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है। रोजाना धरती सूरज के चारों तरफ करीब 25 लाख किलोमीटर का सफर तय करती है। ये ऑर्बिट हमेशा पूरी तरह से गोल नहीं होती। आमतौर पर पृथ्वी सूरज के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर काटती है, पर समय के साथ इस ऑर्बिट पर सन और मून का असर पड़ता रहता है और इसी वजह से पृथ्वी का ऑर्बिट बदल जाता है और यही कभी कभी एक्लिप्स बन जाता है, कभी कभी तकरीबन सर्कल बन जाता है। इस वक्त पृथ्वी बिल्कुल गोल ऑर्बिट में चक्कर काट रही है, इसीलिए गर्मियां और सर्दियां दोनों ही सामान्य होती हैं। पर सोचिए, जब ये हालात नाटकीय तरह से बहुत अलग थे तब क्या हुआ होगा। जब पृथ्वी सूरज से थोड़ा सा करीब होती है तब बहुत जबरदस्त गर्मी पड़ती है। इसी तरह ऑर्बिट की दूसरी तरफ यानी सूरज से सबसे दूर बहुत ज्यादा सर्दियां पड़ती हैं। हमारा एनवायरनमेंट इन चीजों के लिए बड़ा ही नाजुक है और जब धरती की ऑर्बिट खींचती है तो इससे धरती पर आइस एज आ सकती है। धरती की 1 लाख साल की ऑर्बिटल साइकिल ने आइस एज लाया था, जिसमें न्यूयॉर्क ढक गया था और आइस एज का इंसान के इतिहास पर गहरा असर पड़ा है। 15,000 साल पहले लगातार तापमान गिरने से पानी ग्लेशियर्स और बर्फीले पहाड़ों में लॉक हो गया था। समुद्र का लेवल गिर गया था, जिससे कॉन्टिनेंट्स के बीच लैंड ब्रिज बन गए थे और इंसान एशिया से पैदल अमेरिका जा सके। पहली बार अमेरिका में इंसान आकर बसा। मई 2018 में साइंटिस्ट्स ने धरती के सफर के बारे में एक बहुत नई बात पता लगाई। हर 4,05,000 साल बाद धरती का ऑर्बिटल सफर खींचकर एक्सट्रीम हो जाता है और इसके लिए जिम्मेदार है धरती के पड़ोसी प्लैनेट्स। क्योंकि जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे विशाल प्लैनेट है, यही सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा दादागिरी चलाता है। इसके डायनामिक्स, इसकी ग्रेविटी हमारे सोलर सिस्टम्स के डायनामिक्स पर गहरा असर डालती है। ये असल में पृथ्वी की ऑर्बिट को भी धकेलता और खींचता है। ये उन बदलावों के लिए जिम्मेदार है जिससे हमारे क्लाइमेटिक साइकिल पर असर पड़ता है। पर सोलर सिस्टम में सिर्फ जुपिटर की ही दादागिरी नहीं चलती। वीनस बहुत ही बड़ा प्लैनेट है, करीब पृथ्वी के आकार का, और ये अपनी ऑर्बिट में हमारे सबसे करीब आता है। तो ये दो प्लैनेट्स पृथ्वी की ऑर्बिट को थोड़ा सा लंबा बना देते हैं। ये साइकिल चलता चला जाता है और जब एक्सट्रीम हो जाता है तब हमें टेम्परेचर डिफरेंस पता चलता है। ऐसा हर 4,05,000 सालों में होता है। जुपिटर और वीनस धरती पर अपने ग्रेविटेशन की दादागिरी चलाते हैं और अर्थ की ऑर्बिट को बहुत ही बड़ा एक्लिप्स बना देते हैं, जिससे धरती का गर्मियों का मौसम और गर्म हो जाता है और ठंडा मौसम और ठंडा हो जाता है। आज हम इस साइकिल के नॉर्मल हिस्से में हैं, पर सिर्फ 60,000 सालों में धरती फिर से बर्फ का गोला बन जाएगी। ये एक तरह से कॉस्मिक बटरफ्लाई इफेक्ट है। थोड़ा सा भी बदलाव हुआ तो वक्त के साथ उसका बड़ा गहरा असर पड़ेगा।
सूरज के चारों तरफ धरती की ऑर्बिट एक बहुत बड़ी कॉस्मिक जर्नी का एक हिस्सा है। पूरा सोलर सिस्टम मिल्की वे के चारों तरफ घूम रहा है, हमें ऐसी जगहों पर ले जा रहा है जहां हम जाना नहीं चाहते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी पृथ्वी बहुत ही बुरे पड़ोसियों के बीच फंस जाती है। क्या ये बुरा पड़ोस धरती पर जीवन के लिए मुसीबत बन सकता है? पिछले 3.7 अरब सालों में एक के बाद एक कई एक्सटिंक्शन हुए हैं, जिनसे धरती की 95% प्रजातियों का खात्मा हो चुका है। नई रिसर्च दिखाती है कि धरती के ऑर्बिट पर थोड़ा इल्जाम लगाया जा सकता है, ना कि धरती का सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाना या धरती की मिल्की वे में बड़ी और दूर की यात्रा। हमारा सोलर सिस्टम और हमारा सूरज गैलेक्सी में 8,64,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारी गैलेक्सी के सेंटर में जा रहा है, और गैलेक्सी का सेंटर करीब 26,000 लाइट ईयर दूर है। तो सूरज को गैलेक्सी के सेंटर का पूरा चक्कर लगाने में 23 करोड़ साल लग जाएंगे, और ये समय बहुत ज्यादा है। मिल्की वे के चारों तरफ करीब 8 लाख किलोमीटर प्रति घंटा से चक्कर लगाते हुए धरती ने अपने पूरे इतिहास में गैलेक्सी के 20 से भी कम चक्कर पूरे किए हैं। पता चला है कि ये गैलेक्टिक सफर जितना दिखता है उससे ज्यादा उलझा हुआ है। अगर आप धरती को सूरज का चक्कर लगाते हुए देखें तो पाएंगे कि वो एक एलिप्स बनाती है, पर ये तो एक फ्लैट फिगर हुआ, और आपको लगेगा कि सूरज भी प्लेन शेप में ही चक्कर काटता होगा, पर ये इतना सिंपल नहीं है। सोलर सिस्टम का ज्यादातर मास सूरज में ही समाया है, इसलिए धरती और बाकी प्लैनेट्स मजे से सूरज का चक्कर काटते हैं। मिल्की वे का मास अनइवन तरीके से फैला हुआ है। इससे गैलेक्सी की ग्रेविटी बदल जाती है, तो इससे बाकी प्लैनेट्स का घूमना बदल जाता है। अगर आप किसी चीज को थोड़ा सा अप या डाउन मोशन दे देते हैं तो वो घूमते हुए ऊपर और नीचे बॉब होने लगेगी। पृथ्वी की सवारी किसी मैरीगो राउंड की सवारी की तरह है। सूरज और पृथ्वी गैलेक्सी के चारों तरफ चक्कर काटते हैं, तो सूरज भी ऊपर नीचे होता है, जैसे झूले पर लगे घोड़े ऊपर नीचे होते हैं, और इससे पृथ्वी एकदम अलग गैलेक्टिक एनवायरनमेंट में पहुंच जाती है। ये बॉबिंग मोशन धरती और सोलर सिस्टम को अप और डाउन करते हुए मिल्की वे के गैलेक्टिक प्लेन पर 60,000 साल के सफर पर ले जाती है। हमारी ऑर्बिट हमें अलग अलग गैलेक्टिक नेबरहुड में ले जाती है। आज हम गैलेक्सी के एक शांत इलाके से होकर गुजर रहे हैं, पर कभी कभी ये सफर ऊबड़ खाबड़ हो जाता है। कभी कभी हमारा सूरज और पृथ्वी भटकते हुए किसी गलत पड़ोस में पहुंच जाते हैं, जैसे कि ऐसा एरिया जहां बहुत सारे स्टार्स बन रहे हैं, जहां बहुत सारे यंग स्टार्स हो जो बहुत एक्टिव हो, या वो एक ऐसी जगह पहुंच जाए जहां स्टार्स मर रहे हो और जहां बहुत उथल पुथल होने वाली हो। गैलेक्सी में सबसे बुरा पड़ोस होता है इसकी स्पाइरल आर्म। गैस से भरे ये इलाके धरती से काफी धीमी रफ्तार में गैलेक्टिक सेंटर का चक्कर काटते हैं, तो धरती ऐसी किसी स्पाइरल आर्म के पास से करीब हर 15 करोड़ साल में गुजरती है। ये आर्म्स वो जगह है जहां गैस के क्लाउड्स मौजूद रहते हैं। अगर वो कंप्रेस होते हैं तो वो बहुत सारे स्टार्स बनाते हैं। जब वो बहुत सारे स्टार्स बनाते हैं तो वो ब्राइट ब्लू होते हैं, और वो ज्यादा देर तक टिकते नहीं बल्कि सुपरनोवा के धमाके में खत्म हो जाते हैं। तो ये मुमकिन है कि जब हम इन इलाकों से गुजरते हैं, ये वो जगह है जहां कोई जाना नहीं चाहता, तो बहुत ही पुराने समय में इसका धरती पर असर पड़ा होगा। जब जायंट स्टार्स में सुपरनोवा होता है तो उनकी बाहरी परतें धमाके से स्पेस में बिखर जाती हैं। इसकी शॉक वेव 40,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है,
सुपरनोवा से कॉस्मिक रेज भी निकलती हैं। ये गैलेक्सी की स्पेस बुलेट्स की तरह होती हैं, जो करीब करीब लाइट की स्पीड से चलती हैं। और धरती नहीं चाहती कि इनका ज्यादा सामना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये इंसानों के सेल्स में घुसकर डीएनए को तबाह कर देंगी और लंबे समय में इंसानों के शरीर में इससे भारी तबाही होगी। जब हम स्पेस में सफर करते हैं तो धरती की मैग्नेटिक फील्ड हमें कॉस्मिक रेज से बचाती है। पर सन 2018 में इस बात के सबूत मिले हैं कि किसी पुराने समय में स्पेस बुलेट्स के ओलों ने धरती की मैग्नेटिक फील्ड पर उथल-पुथल मचा दी थी। हम कई बार इस बात को हल्के में लेते हैं कि पृथ्वी हमें किस तरह स्पेस से बचाती है। इस बात के रिकॉर्ड्स हैं कि हम फटते हुए तारों के कितने करीब पहुंचकर भी बच गए। समुद्र में मौजूद सेडिमेंट दिखाते हैं कि करीब 20 लाख साल पहले आयन हमारे समुद्र में डिपोजिट हो गया था। आयन 60 आयन का एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। हमें पता है कि ये यूनिवर्स में बस एक ही तरीके से बनता है और वो है एक्सप्लोडिंग स्टार्स से। करीब 28 लाख साल पहले एक सुपरनोवा धरती से बस 150 लाइट ईयर्स की दूरी पर फटा था। कुछ 100 सालों बाद कॉस्मिक रेस की एक आंधी मैग्नेटिक फील्ड को चीरते हुए धरती तक आ गई थी। इन स्पेस बुलेट्स की वजह से ही 1/3 कोस्टल मरीन स्पीशीज हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। यहाँ ऐसा नहीं था कि धरती किसी स्पाइरल आर्म्स में से गुजर रही थी, पर यह ऐसा दिखाता है कि किसी सुपरनोवा के पास जाना भी धरती के लिए ठीक नहीं होगा। धरती मिल्की वे में अपना सफर तय करती रहेगी और भविष्य में लाखों साल बाद धरती ऐसी ही किसी स्पाइरल आर्म से होकर गुजरेगी और एक बार फिर हमें नुकसान झेलना होगा। पर गैलेक्सी में सुपरनोवा धरती के सफर की इकलौती कॉस्मिक थ्रेट नहीं है। 6.6 करोड़ साल पहले 1 खरब टन का कोई ऑब्जेक्ट धरती से करीब 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से टकराया था। इससे 5 खरब टन मलबा आसमान में फैल गया था। इस टक्कर से डायनासोर्स का सफाया हो गया और ऐसा केवल एक बार नहीं हुआ है। अगर आप जियोलॉजिकल रिकॉर्ड को देखें, जैसे कि जीवन के रिकॉर्ड को, तो पता चलेगा कि डायनासोर जैसे जीवों का एक्सटिंक्शन सिर्फ एक बार ही नहीं हुआ। ये हर 2.6 करोड़ साल में एक बार होगा। ये साइकिल एक जैसी चली आ रही है। एक कंट्रोवर्शियल थियरी बताती है कि इसके लिए हमारी गैलेक्टिक ऑर्बिट्स जिम्मेदार हैं। जब धरती गैलेक्टिक प्लेन में ऊपर नीचे होती है तो दूसरे स्टार्स के पास से गुजरने का जोखिम बढ़ जाता है। ये स्टार्स अपनी ग्रेविटी से हमारे आसपास के सोलर सिस्टम को तबाह कर सकते हैं, जिसमें ऊर्ट क्लाउड भी शामिल है। ये 2 खरब आइस बॉडीज का एक कवच है जो सोलर सिस्टम से बस यूं ही बंधा हुआ है। इसका एक नतीजा ये हो सकता है कि कॉमेट्स अंदरूनी सोलर सिस्टम में आ जाए और टकराव की तादाद बढ़ती चली जाए। अगर कॉमेट बहुत बड़ा हुआ तो इससे बड़े पैमानों पर जीवों का सफाया हो सकता है, जैसा कि करीब 6.5 करोड़ साल पहले हुआ था। डायनासोर और इनके साथ धरती के करीब 70% जीवों का सफाया गैलेक्टिक प्लेन में हमारे सफर की वजह से हुआ था। इस हादसे से धरती पर छाए हुए जीव खत्म हो गए, पर इससे नए जीव बने, मैमल्स, और उसके बाद आए हम। पर स्पेस में हमारे सफर का एक हिस्सा अभी भी रहस्य बना हुआ है। धरती एक टॉप की तरह अपने एक्सिस पर घूम रही है। ये सूरज का भी चक्कर काट रही है। सूरज खुद मिल्की वे के सेंटर का चक्कर काट रहा है, पर वो उससे काफी दूर है। मिल्की वे यूनिवर्स में तेजी से जा रहा है
और हमें भी अपने साथ घसीटे ले जा रहा है। दिक्कत यह है कि हमें पता नहीं कि हम जा कहाँ रहे हैं। क्या धरती किसी गैलेक्टिक क्रैश की तरफ बढ़ रही है? किसी सर चकराने वाली थीम पार्क राइड की तरह धरती कॉस्मोस में एक भयानक से सफर पर चल रही है। धरती सोलर सिस्टम में स्पिन करती है, टिल्ट करती है और वॉबल भी। ये मिल्की वे में किसी मैरी गो राउंड की तरह ऊपर नीचे भी होती है। पृथ्वी कॉस्मिक वॉइड में जिस तरह आगे बढ़ रही है, ये सचमुच एक बहुत ही अजीब सा सफर है। जब आप बड़े पैमाने पर देखते हैं तो ये मोशन और विशाल डायनामिक्स बनते चले जाते हैं। 1977 में हमने सबसे बड़े मोशन पर काम करने की कोशिश की थी। यूनिवर्स में हमारी गैलेक्सी के मूवमेंट की कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में कई सबूत छिपे हुए हैं। यूनिवर्स की पैदाइश का एक हिस्सा भी वहां मौजूद है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड वो रेडिएशन है जो विशाल बिग बैंग के बाद बचा रह गया था। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड सभी दिशाओं में चमक रहा है और अगर हम थोड़ी स्पीड से इसमें से होकर गुजरें तो हम इस लाइट में खुद को भी देख पाएंगे। हम स्पेस में कितनी स्पीड से जा रहे हैं, इससे इसे नापा जा सकता है। यूनिवर्स में एक फिक्स पॉइंट के मद्देनजर धरती के मूवमेंट को ट्रैक किया जा सकता है। इस तरह हम मिल्की वे की स्पीड और डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। पर 1977 में टेलीस्कोप्स इस जिम्मेदारी को नहीं निभा सकते थे। 1977 में कोल्ड वॉर के समय नया डिक्लासिफाइड U-2 स्पाई प्लेन आया था, जो बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड वाला रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट था। नासा ने इसमें ऊपर की तरफ एक विंडो लगाई जिसमें बहुत ही सेंसिटिव रिसीवर लगे हुए थे। कमाल की बात यह है कि ये स्पाई प्लेन पहली बार यूनिवर्स में गैलेक्सी के मोशन को मेजर करने वाला व्हीकल बन गया था। U-2 स्पाई प्लेन धरती से बहुत ऊपर गया और उसने बहुत ही करीब से कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को नापा। डेटा से पता चला कि हमारी गैलेक्सी यूनिवर्स में 592 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है, यानी करीब 16 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। जरा सोचिए कि गैलेक्सी कितनी बड़ी है। करोड़ों तारे हैं इसमें और हम सैकड़ों किलोमीटर प्रति सेकंड से घूम रहे हैं। ये थोड़ा सा सिर चकराने वाला मसला है। मिल्की वे की स्पीड हमारी गैलेक्टिक जर्नी का सबसे खतरनाक हिस्सा नहीं है। धरती से हम ये नहीं देख सकते कि गैलेक्सी हमें किस दिशा में ले जा रही है। हम बिना देखे चलते जा रहे हैं। हमारा व्यू खुद मिल्की वे ने ब्लॉक किया है। तो अगर आप गैलेक्सी के प्लेन सरफेस से देख रहे हैं, यानी एक पैनकेक जैसे सरफेस से, तो गैलेक्सी का आपका व्यू हमारे सोलर सिस्टम पर छाए हुए धूल और गैस के पर्दों से ढका हुआ होगा। बहुत ही चमकीली दुनिया है जहां बहुत सारे स्टार्स हैं और हमारे व्यू को गैलेक्सी ने ब्लॉक कर रखा है। तो हमारे पीछे एक जोन है गैलेक्सी के ठीक पीछे, जहां से हम गैलेक्टिक सेंटर की तरफ देखते हैं। ये एक अनजान इलाका है, हम इसे जोन ऑफ अवॉइडेंस कहते हैं। इससे बचा जाए, ये कॉस्मिक मिस्ट्री का इलाका है। इस रहस्यमयी जोन की वजह से हमें लगा कि हम एक गैलेक्टिक कार क्रैश की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके बाद हमें एक कामयाबी मिली। हमने बहुत ही पावरफुल रेडियो टेलीस्कोप से जोन ऑफ अवॉइडेंस को पहली बार देखा। रेडियो लाइट के इस्तेमाल की एक सबसे अच्छी बात यह है कि ये गैस और स्टार्स के बहुत घने इलाके में से भी गुजर सकती है। इनसे हम चीजों के पार देख सकते हैं और रेडियो टेलीस्कोप से हमें जोन ऑफ अवॉइडेंस के परे देख पाने की काबिलियत मिली। कॉस्मिक गैस के बादलों के पार देखने पर हमें पता लगा कि हमारी गैलेक्सीज के एक विशाल गुच्छे का एक छोटा सा हिस्सा भर है। ये गुच्छा
एक साथ कॉस्मोस में आगे बढ़ रहा है। हम मानते हैं कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे बहुत सारी गैलेक्सी के एक विशाल समूह का हिस्सा है। हम कह सकते हैं कि एक गैलेक्सी के एक सुपर क्लस्टर का हिस्सा है, एक महाविशाल कॉस्मिक स्ट्रक्चर का हिस्सा, जिससे हजारों गैलेक्सीज मानो धीमे से बहती एक नदी में एक साथ चल रही हैं। एक ऐसी नदी जिसे ग्रेविटी ने ही बनाया है और चला रही है। स्पेस में ग्रेविटी की नदियों से धरती का सफर सैकड़ों लाइट ईयर लंबा है, और हमारे साथ है 1,00,000 दूसरी गैलेक्सीज। ये सभी स्पेस में एक सिंगल पॉइंट की तरफ बढ़ रही हैं, एक ग्रेविटेशनल ट्रेन जिसे ग्रेट अट्रैक्टर कहा जाता है। ग्रेट अट्रैक्टर ग्रेविटी का एक लोकल रीजन है। यूनिवर्स के इस पैच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी है, और यूनिवर्स के इस हिस्से में मौजूद सारी गैलेक्सीज इसी की तरफ बह रही हैं। ग्रेट अट्रैक्टर की लोकेशन पर मटेरियल का एक बंच है, एक गैस का बंच है, गैलेक्सीज का बंच है, एक विशाल गुच्छा है। समय के साथ और ज़्यादा गैलेक्सीज इस गुच्छे में जुड़ती चली जाती हैं, और सब की सब ग्रेट अट्रैक्टर की तरफ बढ़ती चली जा रही हैं। इसके चांसेस कम हैं कि धरती कभी ग्रेट अट्रैक्टर तक पहुंच पाएगी। हम तेजी से इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। जाहिर है कि हम टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्या हमारी कॉस्मिक एनर्जी एक टकराव से खत्म होगी? कॉस्मोस में धरती का सफर 4.5 अरब साल से जारी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह सफर आखिर खत्म कैसे होगा? सफर में मिल्की वे के एक साथी, एक और गैलेक्सी एंड्रोमेडा से एक सुराग मिलता है। इस गैलेक्सी में करीब 1 खरब स्टार्स हैं, जो ठीक उसी रास्ते पर चल रहे हैं। एंड्रोमेडा गैलेक्सी मिल्की वे की तरह एक और बड़ी सी स्पाइरल गैलेक्सी है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं। एंड्रोमेडा और मिल्की वे इस वक्त 25 करोड़ लाइट ईयर्स दूर हैं, पर ये करीब 4 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं। यानी टकराव तो होकर रहेगा। गैलेक्सीज का एक दूसरे से टकराना साइंस फिक्शन की तरह लगता है, पर एंड्रोमेडा गैलेक्सी और मिल्की वे गैलेक्सी का टकराना एक शानदार नजारा होगा। जब एंड्रोमेडा और मिल्की वे गैलेक्सी आपस में टकराएंगी तो ये एक बेमिसाल लाइट शो होगा। स्टार्स आपस में नहीं टकराते, पर गैस के जाइंट क्लाउड्स टकराएंगे। इससे स्टार्स बनने शुरू हो जाएंगे, तो इस तरह एक स्टार बर्स्ट गैलेक्सी बन जाएगी। जब आखिरकार एंड्रोमेडा मिल्की वे में मर्ज हो जाएगी तो पता नहीं क्या होगा। सैकड़ों अरब स्टार्स का एक सिस्टम हमारे सिस्टम में मिल जाएगा, और इससे बड़ी उथल पुथल मच जाएगी। पर एक चीज तो तय है, इसमें शानदार आतिशबाजी होने वाली है। ये इतिहास का सबसे बड़ा लाइट शो होगा, और इस तरह बनेगी एक बिल्कुल नई गैलेक्सी। इस तरह से एक जाइंट गैलेक्सी बन जाएगी जिसे मिल्क ड्रोमेडा कहा जा सकता है। इसका शेप एकदम अलग होगा। हमारी ग्रैंड डिजाइन स्पाइरल मिल्की वे गैलेक्सी एकदम से बदल जाएगी और उसका शेप एकदम अलग हो जाएगा। तो गैलेक्सीज आपस में मिलकर एक जायंट एलिप्टिकल शेप गैलेक्सी बनाएंगी, पर शायद ये सब देखने के लिए धरती बची ही ना रहे। अरबों स्टार्स हमारी गैलेक्सी की तरफ तेजी से बढ़ेंगे, और वो बड़ी आसानी से पृथ्वी की ऑर्बिट को तबाह कर देंगे, और सूरज को भी गैलेक्सी से बाहर फेंक दिया जाएगा। स्टार्स, डस्ट और गैस एक दूसरे के साथ चक्कर काटेंगे। इस तरह ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन हमारे सोलर सिस्टम को गुलेल की तरह इंटरगैलेक्टिक स्पेस में फेंक देगा। हम तब भी सूरज का चक्कर काट रहे होंगे, सब कुछ ठीक रहेगा, पर इसके बाद हम 4.6 अरब साल बाद अपने आसमान में बहुत कुछ अलग देखेंगे, अब से बहुत अलग। धरती एक बिल्कुल नए इंटरगैलेक्टिक सफर पर चल पड़ेगी।
वो कॉस्मोस में कहीं जा रही होगी, नई मिल्क ड्रोमेडा गैलेक्सी से दूर की तरफ। ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि इस सफर का अंत क्या होगा। कोई नहीं जानता। हमें इंतजार करना होगा। हमें धरती की कॉस्मिक जर्नी की आखिरी मंजिल भले ही ना पता हो, पर अब तक का सफर बहुत ही शानदार रहा है। धरती के बनने से अब तक का सफर कितना शानदार रहा है। भले हमें अभी तक पता नहीं कि आगे क्या होगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो हादसा नहीं होगा। बहुत सारे लोग समझते हैं कि पृथ्वी स्पेस में एक नीली शांत मार्बल जैसी है, और सच ये है कि ये खतरनाक तरीके से सूरज का चक्कर काट रही है और सूरज हमारी गैलेक्सी का भयानक चक्कर काट रहा है। एक साथ बहुत कुछ हो रहा है। ये बात सोचकर ही दिमाग चकरा जाता है कि आखिर पृथ्वी का क्या होगा। पृथ्वी सूरज का 1 करोड़ बार चक्कर लगा चुकी होगी और ये अपने एक्सिस पर करीब 1 खरब बार घूम चुकी होगी और गैलेक्सी स्पेस में आगे बढ़ रही है। पृथ्वी का ये सफर बहुत ही बोरिंग है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में पृथ्वी के डेथली ऑर्बिट के बारे में जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कोई प्रश्न या प्रतिक्रिया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारा चैनल विज्ञान शो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इससे आपको हमारी नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहेगी और आप हमारे साथ इस विज्ञान की रोमांचक यात्रा में जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।